हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉली सेमेस्टर स्टडी पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग अपना कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो यूपीपीटी के एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया हो। तो चलिए बिना लेट किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, कंक्रीट क्या है। तो कंक्रीट के लाभ हानि को भी समझाइए। तो कंक्रीट क्या है, कंक्रीट के लाभ हानि को भी हम समझाइए। और दूसरा क्या है, नियंत्रित कंक्रीट क्या है, बालू की स्थलीकरण के समायोजन से क्या अभिप्राय है। इसी तरह हमारा डफ, तीसरा क्वेश्चन, डफ अब्राहम के जल सीमेंट अनुपात के नियम की व्याख्या करें, इसकी क्या सीमाएं हैं। तो ये सब वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चौथा देखिए, आप कंक्रीट के घन सामर्थ्य स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब कंक्रीट से क्या समझते हैं। कठोर कंक्रीट के गुणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। और प्रश्न पांचवा है, कंक्रीट की स्वीकार्यता से आप क्या समझते हैं, यानी कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट से आप क्या समझते हैं। स्वीकार्यता को प्रभावित करने वाले कारक को भी लिखिए। ठीक, अगला देखिए, प्रश्न छठवां, क्या कंक्रीट के मिश्रण डिजाइन से आप क्या समझते हैं। साधारण कंक्रीट और नियंत्रित कंक्रीट के गुणों की, नियंत्रित कंक्रीट के बीच की अंतर स्पष्ट कीजिए या बताइए। ठीक, सातवां क्या है, सीमेंट क्या है, सीमेंट के प्रकार का संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। ठीक, इसी तरह हमारा अगला है क्या, देखिए अगला प्रश्न 8, कंक्रीट की तराई करने की विभिन्न तरीकों को विस्तार से व्याख्या कीजिए। मतलब कंक्रीट की तराई करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उसके बारे में बताइए। और नौवां हमारा क्या है, ठंड मौसम में कंक्रीटिंग करने से पहले, दौरान तथा बाद में लिए जाने वाले विभिन्न सावधानियां, प्रिकॉशन का संक्षेप में समझाइए। ठीक, और 10वां हमारा क्या है, बैचिंग क्या है। बैचिंग मतलब किसी भी एग्रीगेट का मापन, उसका वेट कितना है, बैचिंग मापना ही बैचिंग कहलाता है। ठीक, बैचिंग करने की विभिन्न तरीकों का विस्तार से समझाइए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन क्या है, कंक्रीट क्या है और इसके लाभ हानि पर समझाइए। तो चलिए देखते हैं कंक्रीट क्या है और उसके लाभ हानि कौन कौन से हैं। तो चलिए ठीक, देखिए, कंक्रीट एक मिश्रित पदार्थ है। क्या है, कंपोजिट मटेरियल है, जो बजरी, बालू, सीमेंट और जल के सही अनुपात के मिश्रण से बनता है। मान लीजिए, देखिए ये हमारा कोई पात्र है, इसमें हमारा कंक्रीट ले लें, ये क्या है, कंक्रीट ले लें, इसमें सीमेंट ले लें महीन महीन, वाटर ले लें, एक सही अनुपात से हमारा क्या बन जाएगा, कंक्रीट बन जाएगा। तो यही हमारा कंक्रीट है। तो वही कह रहा है। ठीक, कंक्रीट देखिए, बजरी, ग्रेवल, बालू, सिल्ट, सीमेंट एंड जल और मिश्रण के एक सही अनुपात का ही मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, कंक्रीट। कंक्रीट में मिलाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए, बंधक पदार्थ, बाइंडिंग मटेरियल। तो बाइंडिंग मटेरियल क्या है, चूना हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, गारा हो सकता है। शुरू में हमारा मड का प्रयोग, आप लोग खपरेले का घर या ईंट की जुड़ाई में मड का भी प्रयोग करते, मिट्टी का प्रयोग करते हुए देखे होंगे। सीमेंट तो आधुनिक युग में चल ही रहा है, चूना का भी, ऐतिहासिक इमारतें भी हमारी क्या चूना से बनाई गई हैं। ठीक, निष्क्रिय पदार्थ क्या, मोटा मिलावा एंड महीन मिलावा। तो मोटा मिलावा में बजरी, गिट्टी, बालू इत्यादि, बालू नहीं, बजरी, गिट्टी इत्यादि आते हैं। या महीन मिलावा में बालू, मृतिका। मोटा मिलावा कौन है, जो 4.75 mm की साइज से बड़े हैं, वो मोटा मिलावा कहलाते हैं। और जो महीन मिलावा 4.75 mm की साइज से कम की हो, महीन मिलावा कहलाते हैं। जल ले लेंगे और सम्मिश्रण, एडमिक्सचर, जो अलग से उपयोग किया जाता है। ठीक, अब कंक्रीट के गुणों के बारे में देखें क्या है। तो कंक्रीट के गुण सबसे पहले यह है कि सरल उत्पादकता, यानी कि इसके उत्पादन, इसके निर्माण, इसका प्रोडक्ट जो करने की उत्पादन है वो सरल होता है अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट की। ठीक, वांछित ढलाई, मतलब ये अपने इच्छा अनुसार जिस भी आकार में ढाल सकते हैं, कोई भी ये आकार ढाल सकते हैं जब यह वर्केबिलिटी या प्लास्टिसिटी के अवस्था में रहते हैं। ठीक, वांछित गुण, अपने हिसाब से गुण भी ले सकते हैं। कंक्रीट की ग्रेडिंग जितने ग्रेड की बनाएंगे उसके हिसाब से सामर्थ्य देगी। सामर्थ्य, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है, सुरक्षित भी रहती है, सेफ अन्य निर्माण सामग्री की तुलना में सुरक्षित भी रहती है। इस कंक्रीट से विशाल संरचनाएं हम बना सकते हैं। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं,
कौन हमारा बुर्ज खलीफा, कितना विशाल संरचना है उसकी, तो कंक्रीटिंग का ही देन है। ठीक, अगला क्या है, कीट, धूप, सीलन इत्यादि अन्य प्रभावों से भी सुरक्षा करता है। सीलन, कीट, धूप इन सब से भी है हमारा सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, अब अगला देखिए क्या है हमारा, कंक्रीट के दोष, डिमेरिट्स ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट के दोष यह है कि तनन सामर्थ्य में कमजोर होता है। एक संपीड़न सामर्थ्य का 10 से 15% ही इसमें तनन सामर्थ्य रहता है। ठीक, तो पहला है। फिर क्या, प्रसार जोड़, एक्सपेंशन ज्वाइंट, मतलब कंक्रीट में ताप के प्रभाव के कारण इसमें प्रसार भी उत्पन्न होते हैं। ठीक, अगला देखिए, संकुचन, श्रिंकेज होता है। महंगी फर्माबंदी, कॉस्टली फार्मर, कबाड़ मूल्य, स्क्रैप वैल्यू इसका नगण्य होता है, कोई भी इसका कबाड़ मूल्य नहीं होता है। ठीक, अब अगला देखिए हमारा, चलिए आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्या है, नियंत्रित कंक्रीट क्या है, बालू के स्थूलीकरण के समायोजन से क्या अभिप्राय, मतलब बल्किंग ऑफ सैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल हर बार पूछा जाता है बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा बल्किंग ऑफ सैंड क्या है। तो चलिए पहले क्या है, नियंत्रित कंक्रीट। तो नियंत्रित कंक्रीट क्या है, जब कंक्रीट की सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य इत्यादि की वास्तविक, मतलब जमीन पर प्रयोग से पहले इसका प्रारंभिक परीक्षण प्रयोगशाला में करते हैं, तो ऐसे कंक्रीट को नियंत्रित कंक्रीट कहते हैं। ठीक, अब देखिए बालू का स्थूलीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बालू का स्थूलीकरण। तो बालू का स्थूलीकरण मतलब बल्किंग ऑफ सैंड, इसे बालू का फूलना भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए महीन मिलावे में मुक्त जलांश, मतलब महीन मिलावा है, देखिए ये हमारा सैंड ले लेते हैं, इस महीन मिलावे में इसके चारों तरफ मुक्त जलांश की उपस्थिति होने के कारण इसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आयतन बढ़ता है, भार नहीं आयतन बढ़ जाता है। मुक्त जल महीन मिलावे के प्रत्येक सूक्ष्म कणों के, महीन मिलावे के प्रत्येक सूक्ष्म कणों के चारों ओर पानी की एक पतली झिल्ली, मतलब लेयर बना देते हैं और इसको ढक देते हैं। देखिए ये हमारा महीन मिलावा सैंड है, इसमें पानी की एक झिल्ली बना देता है, इसके बीच में वायु फंसी रहती है। ठीक, तो ये हमारा बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। यदि देखिए कुछ नोट पॉइंट है, जब बालू में जलांश 5 से 6% तक होता है तो बालू 20 से 40% तक फूल जाता है। जी हाँ, जब बालू में जलांश की मात्रा 5 से 6% तक होता है तो इसके फूलना कितना हो जाता है, 20 से 40%। लेकिन इससे अधिक जलांश पर, यानी कि किससे अधिक, 5 से 6% से अधिक जलांश पर इसका फुलाव क्या होता है, घटने लगता है। और यही बालू में बालू में जलांश की मात्रा 12 से 20% तक हो जाए तो इसका आयतन लगभग उसके शुष्क आयतन पहले के आयतन के बराबर हो जाता है या संतृप्त आयतन के बराबर हो जाता है। ठीक, तो देखिए बालू का स्थूलीकरण एक फार्मूला भी है, मतलब हम निकाल सकते हैं बालू बल्किंग ऑफ सैंड, क्या, गीली बालू का आयतन लेकर उसमें से पहले वाले शुष्क बालू का आयतन घटाकर अब भाग दे देंगे शुष्क बालू के आयतन से और गुणे 100 कर देंगे, ये हमारा बालू का स्थूलीकरण आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को बालू का स्थूलीकरण समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डफ अब्राहम के जल सीमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जल सीमेंट अनुपात के नियम की व्याख्या करें, इसकी क्या सीमा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो। तो चलिए चलिए डफ अब्राहम का जल सीमेंट अनुपात के नियम क्या है। तो प्रारंभिक, मतलब कि जब इन्होंने अपना नियम नहीं दिया था तो उसके पहले क्या धारणाएं थी उसे देखिए। प्रारंभिक रूप से कंक्रीट की सामर्थ्य सीमेंट पेस्ट की सामर्थ्य पर निर्भर करती थी। इसके पहले जब ये नियम नहीं दिए थे तो लोग मानते थे कि अधिक सीमेंट मिलाएंगे तो सामर्थ्य हमें अधिक प्राप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं था। तो और सीमेंट पेस्ट की सामर्थ्य इसकी सघनता पर निर्भर करती है, अतः सीमेंट की मात्रा बढ़ाने पर यह बढ़ती है तथा जल की मात्रा बढ़ाने पर यह घटती है। लेकिन सन 1919 ईस्वी में प्रोफेसर अब्राहम ने यह नियम सिद्ध किया कि उनके अनुसार पूर्णतः कुटी हुई, मतलब पूर्ण कंपैक्टेड कंक्रीट ही की सामर्थ्य जल सीमेंट अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका नियम यह है कि वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक,
अब देखिए जल सीमेंट अनुपात के नियम के सीमाएं लिमिटेशन क्या क्या है वो भी देख लीजिए। तो मिलावा हमारा जो एग्रीगेट है क्या होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है, कंक्रीट पूर्णतः कुटी होनी चाहिए, कंपैक्टेड होनी चाहिए। कंक्रीट की तराई मानक स्थिति में होनी चाहिए। 28 दिन तक हम तराई कर कर यह अपना लगभग पूर्ण सामर्थ्य ग्रहण कर सकता है। चौथा क्या है, कंक्रीट सुगठ्य व सुकर होनी चाहिए। ठीक, तो आई होप कि डफ अब्राहम का वाटर सीमेंट रेशियो का नियम आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि आप कंक्रीट के घन सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब कंक्रीट से क्या समझते हैं, कठोर कंक्रीट के गुणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं कंक्रीट की क्यूब स्ट्रेंथ क्या है और इसकी गुण क्या क्या गुण हैं। तो चलिए देखिए, दिख नहीं रहा, देखिए हाँ देखिए कंक्रीट की घन सामर्थ्य क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो वास्तव में यह कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य है, मतलब जो इस क्यूब स्ट्रेंथ ले रहे हैं वो कंक्रीट की क्या है, संपीड़न सामर्थ्य है, जो एक मानक जल सीमेंट अनुपात से बनी कंक्रीट के लिए किया जाता है। जी हाँ, यह मानक जल सीमेंट अनुपात क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.4 लेंगे। ठीक, तो हमारा एक क्यूब कंक्रीट का है जिसकी माप 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। इसमें हम क्या कंक्रीट ले रहे हैं, तो इसका तापमान हमारा कितना होना चाहिए, मानक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक, तराई क्यूरिंग 28 दिन तक, मतलब 28 दिन तक पूर्ण अपनी सामर्थ्य गेन कर लगता है, लगभग 99% गेन कर लेगा। ठीक, इसका माप 15 सेंटीमीटर। कठोरता के लिए अगर हम कंक्रीट में क्यूब में अगर सीमेंट पेस्ट और उसके संगठकों को डालें तो 24 घंटे के लिए हम कम से कम कठोरता के लिए टाइम चाहिए। ठीक, घन की सामर्थ्य बराबर, देखिए सूत्र क्या है, अगर हमें घन की किसी भी कंक्रीट की घन सामर्थ्य निकालना हो तो अधिकतम भार, मतलब इस पर हम भार जो लगाएंगे वो अधिकतम भार और इसके जिस पॉइंट पर भार लगा रहा है, देखिए मान लीजिए इस काट पर भार लगा रहे हैं तो इसके काट का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो ये हमारी कंक्रीट की घन सामर्थ्य निकल जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला देखिए, कठोर कंक्रीट के निम्नलिखित गुण। कठोर, जब कंक्रीट कठोर हो जाता है तो इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो चलिए देखिए क्या हो सकता है, सामर्थ्य, जब कंक्रीट कठोर होगा तो सामर्थ्य भी होगा। ठीक, अपारगम्यता मतलब इम्परमिबिलिटी, मतलब इसमें रंध्रों की संख्या न हो तथा जल अवशोषकता कम करे। ठीक, टिकाऊपन मतलब अधिक समय तक चल सके, ड्यूरेबिलिटी। न्यूनतम आकार परिवर्तन मतलब कंक्रीट के आकार, मतलब कंक्रीट से बने आकार कोई भी परिवर्तन कम से कम हो, मिनिमम डायमेंशन चेंज। ठीक, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी का भी गुण होना चाहिए। तापीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन का भी गुण रहना चाहिए। अग्नि प्रतिरोधकता फायर रेजिस्टेंस, मतलब कि यह अग्नि को भी रजिस्ट कर सके, ऐसा गुण होना चाहिए कठोर कंक्रीट में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह है, देखिए अगला क्वेश्चन, कंक्रीट की सुकार्यता से आप क्या समझते हैं, सुकार्यता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो कंक्रीट की सुकार्यता क्या है, तो कंक्रीट की सुकार्यता यह है कि कंक्रीट में इतना जल सीमेंट अनुपात होना चाहिए कि हमारा कंक्रीटिंग कार्य ले जाना, परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग, बिछाना, कुटाई करना इत्यादि सरलता से कर सकते हैं। ये हमारी क्या कहलाता है, कंक्रीट की सुकार्यता कहलाता है। और इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए चलिए, सुकार्यता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्कबिलिटी। तो सुकार्यता को प्रभावित करने वाले निम्न मुख्य कारण है। पहला क्या है, जल की मात्रा, मतलब वाटर कंटेंट। तो हम कंक्रीट में कितने जल मिलाएं कि उसकी सुकार्यता बनी रहे, न ज़्यादा हो न कम। ठीक, मिलावे का आकार, मतलब जो भी एग्रीगेट कर रहे हो किस आकार का हो। मिलावे की परिमाप, साइज, कोट से कि फाइन है। ठीक, मिलावे का सतही गठन, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। मिलावे का श्रेणीकरण। ठीक, सम्मिश्रकों का प्रयोग। मिलावे का अनुपात, इसका अनुपात कैसा होना चाहिए, काल तथा तापक्रम, पीरियड एंड टेम्परेचर, ये सब हमारे क्या है, इसकी एडिंग है। अब हम इन सबको लिखेंगे कैसे, तो चलिए वो भी देख लीजिए। सॉरी
चलिए चलिए जल की मात्रा, तो वाटर कंटेंट। कंक्रीट में जल की मात्रा जितनी अधिक होगी कंक्रीट उतनी ही तरल होगी, ठीक। अतः इसकी स्वीकार्यता उतनी ही अधिक होगी। अधिक जल की मात्रा निषोध का कारण भी बनती है। यदि पानी मिलाना आवश्यक है ही हो तो उसमें सीमेंट भी मिलाना चाहिए, जिससे जल सीमेंट अनुपात परिवर्तित न हो। मिलावों का आकार, दूसरा देखिए, नुकीले, लंबोतरे व पात्रे वाले मिलावे जो है कंक्रीट को रुक्ष बना देते हैं। घनाकृति गोल राउंड मिलावा स्वीकार्यता को बढ़ा देते हैं, ठीक। मिलावों का परिमाप, साइज ऑफ एग्रीगेट, तो एग्रीगेट मिलावे के परिमाप, ये देखिए क्या है, मिलावे की माप जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक उसकी सतही क्षेत्रफल होगा। मतलब जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक उसका सतही क्षेत्रफल कम होगा। कम मतलब समझ रहे हैं, अगर मिलावा इतना बड़ा है तो इसका सतही क्षेत्रफल कम होगा। अगर इसी मिलावे को अगर हम देखो मिहीन करें, तो देखिए मिहीन करेंगे तो इसका विशिष्ट सतही क्षेत्रफल बढ़े। इसी को अगर हम महीन करेंगे तो सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो वही करा है कि मिलावे की माप अगर बड़ा है तो उसका सतही क्षेत्रफल कम होगा, अगर कम है तो उसका सतही क्षेत्रफल अधिक होगा। इसका एक तात्पर्य यही है मिलावे की परिमाप से, ठीक। अगला देखिए, मिलावे का सतही गठन। रुक्ष सतह वाले मिलावे वाली कंक्रीट को स्वीकार्यता कम तथा चिकनी वाली कंक्रीट की स्वीकार्यता अधिक होगी। जाहिर सी बात है, अगर रुक्ष होगी तो उसकी स्वीकार्यता कम होगी और सुमित होगी तो उसकी स्वीकार्यता अधिक होगी। वर्कबिलिटी, ठीक। मिलावे का श्रेणीकरण, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। तो अच्छे श्रेणीकृत मिलावे में रंध्रों की संख्या न्यूनतम होती है, ठीक। देखिए साफ वाइट्स अगर कम होगी तो वर्कबिलिटी अधिक होगी, वाइट से ज़्यादा मतलब छिद्र ज़्यादा होंगे तो वर्कबिलिटी कम होगी, ठीक। सम्मिश्रकों का प्रयोग, यूज ऑफ एडमिक्सचर। कुछ सम्मिश्रक इस प्रकार है कि अगर इन्हें कंक्रीट में मिलाया जाए, मतलब कुछ सम्मिश्रक इस प्रकार अगर हैं, अगर उसमें कंक्रीट में मिला दिया जाए तो कंक्रीट की स्वीकार्यता बढ़ जाती है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग कंक्रीट की स्वीकार्यता क्या है और इसके प्रभावित करने वाले कारक समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, कंक्रीट, देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है कंक्रीट के मिश्र डिजाइन से आप क्या समझते हैं? साधारण कंक्रीट और नियंत्रित कंक्रीट के बीच का अंतर बताइए। जी हाँ दोस्तों, साधारण कंक्रीट और नियंत्रित कंक्रीट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कंक्रीट मिक्स के लिए इसके संगठकों का प्रयोगशाला में प्रारंभिक परीक्षण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंक्रीट अगर मिक्स करें तो इसके संगठकों का जो है पहले प्रयोगशाला में हम लोग परीक्षण कर लेंगे, तभी इसको स्थली पर प्रयोग करेंगे, यही कर रहा है। तो इसे डिजाइन मिक्स कंक्रीट कहते हैं। तो ठीक, पहला क्या है, निर्धारित सामर्थ्य, इसकी सामर्थ्य को निर्धारण कर लें, गुण को भी निर्धारित कर लें, तैयार कर लें, ठीक। दूसरा, कंक्रीट की उत्पादन की लागत जो है नियंत्रित बनाए रखना, मतलब कंक्रीट उत्पादन में कम से कम पैसे का खर्च होना चाहिए, भी रहना चाहिए, कॉस्टली ज़्यादा न हो, ठीक। अब अंतर देखिए नियंत्रित कंक्रीट और साधारण कंक्रीट में। तो नियंत्रित कंक्रीट निर्माण कार्य में वास्तविक प्रयोग से, दिख नहीं रहा कि हाँ देख, निर्माण कार्य में वास्तविक प्रयोग से पहले प्रयोगशाला में कंक्रीट प्रतिदर्श बनाकर जांच कर लेते हैं, ठीक। निर्माण कार्य जो अगर हम कर रहे हैं उसके वास्तविक मतलब जमीनी स्थल से प्रयोग करने से पहले हमें इसे प्रयोगशाला में कर लेना चाहिए प्रयोग, ठीक। लेकिन साधारण कंक्रीट में मौके पर प्रयोग की जा रही कंक्रीट के प्रतिदर्श लेकर कार्यस्थल पर ही जांच कर लेते हैं। दूसरा, कार्य पर पूर्ण नियंत्रण रहता है एक नियंत्रित कंक्रीट में, इसमें साधारण कंक्रीट में कार्य पर सामान्य नियंत्रण रहता है। इसके 15 ग्रेड होते हैं और इसके 3 ग्रेड। 15 ग्रेड कौन कौन से हैं? M10, M50, M20, M25, M30, M35, M40, ठीक। लेकिन इसके 3 ग्रेड M10, M15, M20 हैं और इससे भी M5 और M7.5 ग्रेड की कंक्रीट इसी में आ जाते हैं, ठीक। अगला देखिए, सभी संगठकों को भार के, इसमें जो संगठक हम एग्रीगेट लेंगे जो भी उसको वेट लेंगे, वेट के अनुसार। लेकिन साधारण कंक्रीट में सभी संगठकों को आयतन के आधार पर लिया जाता है। कंक्रीट, अब इसमें देखिए पांचवा क्या है, कंक्रीट मिश्रण की कुटाई इत्यादि के लिए हमें उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कंक्रीट उपकरण का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को कंक्रीट मिक्स डिजाइन और नियंत्रित कंक्रीट और साधारण कंक्रीट के अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? सीमेंट क्या है? सीमेंट के प्रकार को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो सीमेंट, जाहिर सी बात है, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। क्या है? बंधक पदार्थ है जो मृतिकामय और चूनामय पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो मृतिकामय पदार्थ की मात्रा 32 से 35 और चूनामय पदार्थ की मात्रा 62 से 65% तक होता है। तो ये हमारा सीमेंट कहलाता है। सीमेंट के प्रकार क्या क्या है उसकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं सीमेंट के प्रकार कौन कौन से हैं। तो क्या है? टाइप्स ऑफ सीमेंट। ठीक, सीमेंट निम्न प्रकार की होती है। तो हमारा क्या है? पहला, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसे ओपीसी भी के नाम से जानते हैं। IS 269 एन 1976। तो यह सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला सामान्य सीमेंट है। यह निम्न ग्रेड में है। तो इसका पहला ग्रेड क्या है? वो ओपीसी का पहला ग्रेड 33 ग्रेड IS 269। ठीक, और दूसरा क्या है? OPC 43 ग्रेड, इसका क्या है? IS कोड 8112। और तीसरा क्या है? OPC 53 ग्रेड। तो IS 12269, देखिए यहाँ का 12 ले लीजिए, यहाँ से 269, तो 12269 53 ग्रेड का है। तो नोट पॉइंट यहाँ पर क्या है? सीमेंट की ग्रेड इसकी 28 दिन पर क्यूब की संपीड़न सामर्थ्य को न्यूटन पर mm में दर्शाता है। किसमें? न्यूटन पर mm में दर्शाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। देखिए ये चार्ट बना है कि उन कितने कितने दिन की सामर्थ्य है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए टाइप्स ऑफ सीमेंट है, ग्रेड है, ग्रेड 33 है, ग्रेड 43 है, ग्रेड 53 है। तो इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? IS 269 1989, IS 8112 1989, IS 122 नहीं 12269 है। ठीक, तो 3 दिन पे मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 दिन पे कितना होगा? तो 3 दिन पे 16 होगा और 23 होगा। मतलब 33 वाले का 16, 43 वाले का 23 और 53 वाले का 27 होगा। 7 दिन पर इसके 2/3 का 28 दिन, जो 28 दिन वाला है उसका 2/3 होगा, वही 7 दिन का। तो देखिए क्या है? 22 हो जाएगा। 28 दिन की सामर्थ्य जो है इस पर 2/3 कर देंगे तो 22 लमसम आ जाएगा। और इसका क्या है? 33, इसका 37, 28 देश पर 33, 43, 53। ओपीसी के लिए कुछ पॉइंट हैं। देखिए क्या है? इसका प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट होता है और अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। यह 50 kg के बोरे में उपलब्ध होता है। मैग्नीशियम की मात्रा 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। मैग्नीशियम की मात्रा है 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह सभी सामान्य निर्माण कार्यों जैसे चिनाई, मेसनरी वर्क, प्लास्टर, टीप, पॉइंटिंग, सादा तथा प्रबलित कंक्रीट आदि में इस्तेमाल होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए हमारा क्या है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, शीघ्र कठोरीकरण सीमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसकी क्या है? सामर्थ्य के विकास की दर उच्च होती है। इसकी सामर्थ्य के विकास की दर कितनी होती है? उच्च होती है। सूक्ष्मता, इसकी सीव एनालिसिस जब करते हैं तो चालनी संख्या 0.9 से चालने के बाद यदि अवशेष की मात्रा 5% से अधिक नहीं, इसमें अवशेष की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि OPC की कितनी होनी चाहिए? 10% तक। ठीक, चलिए अब देखिए और क्या है अगला इसी में। हाँ, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, शीघ्र अतिग्राही सीमेंट की 3 दिन की सामर्थ्य जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की 7 दिन की सामर्थ्य के बराबर होती है। इज इक्वल, जितनी सामर्थ्य 3 दिन में ग्रहण करता है वो OPC सीमेंट कितना है? वही सामर्थ्य 7 दिन में ग्रहण करता है। लेकिन इसकी सामर्थ्य 90 दिन की सामर्थ्य जो है और इसकी भी 90 दिन की सामर्थ्य, 90 दिन में दोनों की सामर्थ्य बराबर हो जाती है। सीधे सीधे समझे। ठीक, और अब देखिए तीसरा और अगला पॉइंट, C3S की वृद्धि और C2S की कमी। इसमें C3S ये जो क्या है? एक हफ्ते तक में ये स्ट्रेंथ देता है, लेकिन ये सालों तक सामर्थ्य देता रहता है। तो इसकी क्या है? C3S की वृद्धि कर देते हैं, इसकी कमी कर देते हैं। ठीक, अगला देखिए, इसका उपयोग सीमेंट अति आवश्यक कार्यों में किया जाता है। जैसे कि बहुत जरूरी आवश्यक कार्य हमें शीघ्र ही कठोरीकरण सीमेंट की सामर्थ्य प्राप्त करना है तो वहाँ पर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पूर्व निर्मित निर्माण कार्य, ठंडे के मौसम में कंक्रीटिंग में तथा त्वरित तेज निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ये क्या है? तो देखिए पहले ये समझ लीजिए, 3 से 4% जिप्सम है तो क्या करता है? अभिक्रिया को धीमा कर देता है। और 2% कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है तो अभिक्रिया को
तेज कर देता है। तो देखिए एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग है तो हमें क्या चाहिए, अब क्रिया को तेज चाहिए। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्लिंकर के साथ ही हम CaCl2 को ऐड मिला देते हैं, जो 2% उसके पूरे वेट का 2% रहना चाहिए। जितना हम सीमेंट लें उस सीमेंट के वेट का 2% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। और देखिए इस सीमेंट को इसके बनने के 20 मिनट के बाद ही, मतलब 20 मिनट के बाद भी नहीं, 20 मिनट के भीतर ही मिश्रण, परिवहन, संकुचन इत्यादि कार्य को समाप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो यह सेट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए क्या है, सुपर सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। तो इसका निर्माण C3 और C4AF के अनुपात को कम करके किया जाता है। C3A और C4AF के अनुपात को कम करके किया जाता है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में C3A, C4AF, C2S एंड C3S का मिश्रण मतलब होता है। तो इसके जो C3A 5% से अधिक ना हो और 2C3A प्लस C4AF 25% से अधिक न हो, ठीक। और अगला देखिए, दलदली क्षेत्रों में नींव के काम, सीवेज में उपचार इत्यादि समुद्री संरचनाओं, पाइपों के निर्माण में उपयोग किया जाता है इसका। सुपर सल्फेट सीमेंट, तो ये दानेदार ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और 10 से 15% जले हुए जिप्सम और 5% सीमेंट क्लिंकर को आपस में मिलाकर उत्पादित किया जाता है, जो सुपर सल्फेट सीमेंट है। अनुप्रयोग क्या है इसका, सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट के समान, सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट के इसी के समान ही जो ऊपर बताएं, ठीक। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ये क्या है, सुपर सल्फेट सीमेंट के समान ही उत्पादित किया जाता है, ये भी समझिए यही है। तो ये कम पारगम्यता के कारण उच्च पानी की जकड़न का गुण होता है, इम्परमेबिलिटी बताए थे ना, वही है, ठीक। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक सेटिंग सीमेंट। इसे उत्पादित करने के लिए एल्युमिनियम सल्फेट ऐड करते हैं, सीमेंट क्लिंकर्स को बारीक पीसते हैं, बहुत महीन पीसते हैं तथा जिप्सम की मात्रा में कमी करते हैं। जिप्सम क्या करता है, अभिक्रिया की दर को मतलब सेटिंग टाइम के जमाकाल को बढ़ा देता है। ये क्या है, ग्राउटिंग संचालन और पानी के नीचे इसका उपयोग है, क्या करते हैं, ग्राउटिंग संचालन और पानी के नीचे कंक्रीटिंग में किया जाता है। सीमेंट के पेस्ट को दरार में भरने की प्रक्रिया ग्राउटिंग कहलाती है, जो ग्राउटिंग है हमारी, ठीक। अब लो हीट सीमेंट, ये क्या है, इसमें C3A को कम करते हैं तथा C2S को बढ़ा देते हैं। यह सीमेंट सामर्थ्य के विकास की धीमी दर है, जहाँ बल्क अधिक मात्रा में की आवश्यकता होती है यहाँ उपयोग किया जाता है, ठीक। अगला देखिए क्या है, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, दिख रहा है। साधारण सीमेंट में 15 से 35% तक पोजोलोना पदार्थ मिलाकर पोजोलोना सीमेंट तैयार किया जाता है। अब पोजोलोना पदार्थ होता क्या है वो देख लीजिए, ये विशेष प्रकार की मिट्टी, ज्वालामुखियों से निकलने वाली राख, सुर्खी जानते हैं ना, वही ईंट भट्ठे में जनरली आमतौर की भाषा में जो हम लोग राविस कहते हैं वही सुर्खी होती है, ठीक। तो कोयला की जली राख, धान की भूसी, रिस्क हस्क, राइस हस्क आदि पोजोलोना पदार्थ है, ठीक। पोजोलोना सीमेंट की विशिष्ट सतही, मतलब वही जो बताएं सरफेस एरिया, चारों तरफ इसके सरफेस एरिया कितना होता है, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम होता है। इस सीमेंट की 7 दिन की संपीड़न सामर्थ्य 220 kg पर वर्ग सीमेंट तथा 28 दिन की सामर्थ्य 310 kg पर वर्ग सेंटीमीटर, सीमेंट नहीं सेंटीमीटर है, से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। इसका है। अब अगला देखिए, वाइट सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पहले साधारण सीमेंट में ग्रे रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। सफ़ेद सीमेंट में कच्चा माल इस प्रकार से चुना जाता है कि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा 10% से अधिक न हो, ठीक। इसका उपयोग सजावटी कार्यों में किया जाता है। सफ़ेद सीमेंट में रासायनिक रंग मिलाकर रंगीन सीमेंट, इसमें सफ़ेद सीमेंट और रासायनिक रंग मिला देते हैं तो इसमें रंगीन सीमेंट प्राप्त कर लेंगे। तो आई होप कि सीमेंट क्या है और सीमेंट के प्रकार कौन कौन से हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त एवं परीक्षा उपयोगी है, तो बने रहिए वीडियो में। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है और कैसे उसका उपयोग। चलिए अगला देखते हैं क्या हमारा प्रश्न 8, कंक्रीट की तराई करने की विभिन्न तरीकों को विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है, कंक्रीट की तराई, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट।
तो दिख रहा है। तो कठोर हुई कंक्रीट जो है कठोर जब कंक्रीट को हम सेट हो जाता है तो उसके 24 घंटे बाद कठोर कंक्रीट में कुछ समय तक आवश्यक उसमें नमी रहना चाहिए, जिससे रिएक्शन मतलब कि सीमेंट के घटकों का रिएक्शन होता रहे। ठीक, तो आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए पानी छिड़क कर या अन्य विधियों द्वारा इसे नम मतलब मॉइस्चर बनाए रखना कंक्रीट की तराई कहलाती है। इसे कंक्रीट की पकाई मतलब तराई या पकाई मतलब कंक्रीट मजबूती सामर्थ्य ग्रहण करे, पकाई भी कहते हैं। कंक्रीट की सामर्थ्य ग्रहण करने के लिए इसकी तराई बहुत ही आवश्यक है। ठीक, तो कम से कम 28 दिन तक हमें इसकी तराई करनी चाहिए। तो कंक्रीट की तराई की विधियां कौन कौन सी, हम विधियां उसकी हेडिंग लिख दे रहे हैं। अब इसके अंदर आप लोगों को लिखना होगा। तो ठीक, क्या है विधियां? पहला क्या है, कंक्रीट कार्य को ढाँप कर करें। कंक्रीट कार्य जो हम कर रहे हैं उसे ढाँप कर करें, जैसे कि वाष्पित इसमें के जल के अणु वाष्पित न हो जाए। ठीक, दूसरा कंक्रीट सतह पर टाट बोरा इत्यादि डालकर इसकी पकाई या तराई कर सकते हैं। तीसरा पानी छिड़क कर, इसके सतहों पर पानी छिड़क कर सकते हैं। चौथा कंक्रीट सतह पर पानी, अब इस पर पानी डालकर, जैसे देखते ही होंगे आप स्लैब उलैब पर हम पानी मेड़बंदी करके पानी डालते हैं, तो इस ये भी हो सकता है। पांचवा जलरुद्धि झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन कर्सिंग, जलरुद्धि झिल्ली लगाकर भाप द्वारा स्ट्रीम कर्सिंग। तो आई होप कि आप लोगों को तराई क्या है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ठंड मौसम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठंड मौसम कोल्ड वीदर में कंक्रीटिंग कार्य के पहले, दौरान मतलब कार्य करने से पहले हम क्या सावधानियां, कार्य कर रहे हैं तो क्या सावधानियां, कार्य कर चुके हैं उसके बाद क्या सावधानियां रहनी चाहिए, उसको हम संक्षेप में इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सावधानियां होती है। तो चलिए, ठंडे मौसम में कंक्रीट में सावधानियां मतलब ठंड मौसम में कंक्रीट करने में क्या क्या सावधानियां हैं। तो पहला हमारा क्या है, कंक्रीटिंग से पूर्व सावधानियां, प्रिकॉशन बिफोर कंक्रीटिंग मतलब कंक्रीटिंग करने से पहले हम लोग क्या क्या सावधानियां कर सकते हैं। तो पहला देखिए, यदि 4 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम पर बिना सावधानियां लिए कंक्रीटिंग नहीं करनी चाहिए। यदि कंक्रीट का यदि हमारा तापमान कितना है, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो सावधानियां लिए बिना कंक्रीटिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, कंक्रीट के संगठकों मतलब अवयवों का भंडारण खुले में मतलब खुले में जमीन के नीचे न करके तख्तों के ऊपर, लकड़ी के तख्तों या जिसके ऊपर करने चाहिए तथा तिरपाल आदि से ढक कर रखना चाहिए। तीसरा, कंक्रीट के लिए बनाई गई फर्माबंदी को उष्मारोधी होनी चाहिए। अच्छी उष्मारोधी फर्माबंदी लकड़ी का उपयुक्त होता है। सॉरी। चौथा, कंक्रीट में गर्म जल को सीधे सीमेंट में नहीं मिलानी चाहिए मतलब गर्म जल जो है कंक्रीट सीमेंट में नहीं मिलानी चाहिए, नहीं तो तुरंत ये क्या करता है, सीमेंट सेट हो जाएगा। ठीक, चलिए और देखते हैं क्या है, कंक्रीटिंग के दौरान सावधानियाँ, प्रिकॉशन ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। तो पहला क्या है, पहला प्रबलन इस्पात, तख्ताबंदी, आधार सतह सभी अगर बर्फ से मतलब अगर ठंड मौसम में अगर उस सभी सतहों पर बर्फ जमी हो तो उसे साफ कर लेनी चाहिए। तुषार कंक्रीट मतलब कि तुषारग्रस्त कंक्रीट को तुरंत निकाल देना चाहिए, उससे एग्रीगेट में से उसे निकाल देना चाहिए। पुरानी कठोर कंक्रीट पर गर्म कंक्रीट नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो जैसे पहले से बनी कंक्रीट है उसमें गर्म कंक्रीट नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग मतलब कि बंधक नहीं बन पाता है, तथा पुरानी सतह को गर्म पानी डालकर फिर नई कंक्रीट डाली जानी चाहिए। ठीक, चौथा, सीमेंट के कठोरीकरण को बढ़ाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 मिलाना जाना चाहिए। कितना %? उसके भार के 2%। ठीक, अब कंक्रीट के बाद सावधानियाँ, प्रिकॉशन आफ्टर कंक्रीटिंग। तो क्या क्या है कंक्रीट के बाद की सावधानियाँ देख लीजिए। तो कंक्रीट का ताप जो है बनाए रखने के लिए फर्माबंदी को उष्मारोधी होना चाहिए। दूसरा, कंक्रीट को कठोर होने तक इसे तिरपाल बताया ना, तिरपाल टाट इत्यादि से क्या करते हैं, ढक कर रखना चाहिए। तीसरा, साधारण ताप पर कंक्रीट के मुकाबले ठंड मौसम में कंक्रीटिंग हेतु फर्माबंदी अधिक समय तक बनाए रखना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इसकी फर्माबंदी में टाइमिंग अधिक लगेगा। चौथा, ठंडे मौसम में कंक्रीट लकड़ी की फर्माबंदी उपयुक्त रहती है क्योंकि यह उष्मारोधी
होती है। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि कंक्रीटिंग कर ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग करने से क्या क्या सावधानियाँ रहनी चाहिए। तो ठीक, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि बेचिंग मतलब मापना, कंक्रीट की मापना, घनापन इत्यादि को ही हम क्या कहते हैं, बेचिंग कहते हैं। आप लोग परेशान हो, ये इंग्लिश टर्म है, बैचिंग इंग्लिश टर्म में। ठीक, यही पूछा है ये, तो इसे ही लिखेंगे ना। बैचिंग क्या है? बैचिंग करने के विभिन्न तरीकों को विस्तार से समझाइए। तो चलिए देखते हैं बैचिंग हमारा क्या है और इसके तरीके कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। एक बात और, इस बैचिंग को घनापन, अनुपातन इत्यादि नामों से भी जानते हैं। क्या क्या? बैचिंग जो है इसे घनापन, अनुपातन इत्यादि नामों से, बैचिंग या घनापन या अनुपातन इत्यादि नाम से भी जानते हैं। तो कंक्रीट के अवयवों का निर्धारित अनुपात में माप कर प्रयोग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुपातन या बैचिंग कहते हैं। मतलब कंक्रीट के अवयवों को हम अवयवों का निर्धारित अनुपात में माप कर प्रयोग करने की क्रिया को अनुपातन या बैचिंग कहते हैं। ठीक, अनुपातन या बैचिंग की निम्न विधियाँ। पहला क्या है? आयतन के आधार पर अनुमापन। ठीक, तो आयतन के आधार पर हमारा अनुमापन क्या है? वॉल्यूम बैचिंग। दूसरा क्या है? भार के आधार पर अनुमापन, वेट बैचिंग। देखिए इस गेज बॉक्स हम बनाए, क्या है? ये गेज बॉक्स से ऐसे ही बनेगा। इसका आकार कितना है हमारा? 27 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 48 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसका माप। 27 बाई 48। ठीक, तो ये हम बैचिंग के एक माप बनाए। चित्र भी जिसमें उपयुक्त हो आप लोग बना दीजिएगा, नंबर अच्छे उठेंगे। ठीक, तो चलिए अब क्या है? आयतन के आधार पर अनुमापन। तो आयतन के आधार पर अनुमापन का कार्य सरलता से किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि आयतन के आधार पर किसी बॉक्स या जिस गेज बॉक्स में हम भर कर कंक्रीट का अनुपातन कर सकते हैं। लेकिन सीमेंट महीन व मोटे मिलावे में रंध्र एवं वायु रहते हैं, जिससे अवयव की वास्तविकता माप निश्चित नहीं हो पाती है। उसके अवयवों में रंध्र या वायु रहते हैं, जितनी आवश्यकता में हमें चाहिए उतनी आवश्यकता आयतन के आधार पर नहीं हो पाती है। तो इसमें दो विधियाँ हैं, दो आयतन के लिए। पहला क्या है? सीमेंट का मापन। क्या है? सीमेंट का मापन कभी भी आयतन के आधार पर नहीं करना चाहिए। जी, सीमेंट का मापन कभी भी आयतन के आधार पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः सीमेंट 50 केजी के बोरे में प्राप्त होता है। ए हमारा क्या है? सीमेंट का मापन। सीमेंट का मापन कभी भी आयतन के आधार पर नहीं करना चाहिए। सामान्यतः सीमेंट जो है 50 केजी के बोरे में प्राप्त होता है, जिसका आयतन 35 लीटर लिया जाता है। सीमेंट को सदा भार केजी में मापा जाना चाहिए, चाहे धान मापन हो कि कोई भी विधि हो। ठीक, दूसरा क्या है? मिलावा, एग्रीगेट। एग्रीगेट हमारा क्या है? महीन या मोटा मिलावा का आयतन मापने हेतु एक मानक बक्सा, गेज बॉक्स, जो इधर बनाए थे ना गेज बॉक्स, वही तो मानक बक्सा हमारा होना चाहिए। मानक बक्सा बनाया जाता है। इस गेज बॉक्स का आयतन एक बोरे सीमेंट यानी कि 35 लीटर के आयतन के बराबर ही माना जाता है, तथा इसकी माप क्या है? 27 × 27 × 48 सेंटीमीटर होता है। तो दूसरा क्या है? पहला तो आयतन के था, दूसरा भार के आधार पर। सीमेंट तथा मिलावे को भार के आधार पर मापन करने पर किलोग्राम में मापा जाता है। यह आयतन की तुलना में भार के आधार पर मापन अधिक शुद्ध होता है। तो और देखिए, हाँ ठीक, इतना ही हमारा था। एक बार फिर से देख लीजिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी VIP इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या क्या है देख लीजिए, यही है मोस्ट 10 हम लिखे हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।